Hello everyone, very good evening to everyone and a very warm welcome to all of you on this channel. This is Juhi Gyanchandani and I'm back with session number 3 in the series of spotting error mains level. As you can see कि हम अभी 2 दिनों से spotting error के लगभग 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो मैंने 2 वीडियोस अभी बना लिए हैं. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको देख लीजिएगा बिकॉज हमने उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो आपको मेंस लेवल एग्जाम आरआरबी पीओ स्पेशली अगर मैं इसकी बात करूं जो कि 25 तारीख को होने वाला है उसमें आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. राइट, तो इस सीरीज में आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. फटाफट से स्टार्ट करते हैं. यू नो द ड्रिल. क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपके सामने होगा, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगी और कमेंट में आप जरूर से अपने मार्क्स शेयर करिएगा. लेट अस बिगिन. Let's read out the direction as states. In the following question, a sentence is given divided into 5 parts. Part E is grammatically correct. We can see कि यहाँ पे ये highlighted part जो है बिल्कुल correct है. हमको बाकी सारे parts में से error find out करनी है अगर कोई है तो, और option आपके सामने. Let us read it out. Here is a quick list of what a warming world means for India. Glacial retreat in the Himalayas, compounding effects of sea level rise and intense tropical cyclones leading to flooding, an erratic monsoon and intense heat stress. भाई साहब ये तो करेक्ट है, इसको देखने की जरूरत नहीं है. देखते हैं यहाँ पे कोई एरर है क्या. So here is a quick list of what a warming world means. A warming world and means मतलब subject verb agreement correct. For India क्या क्या चीजें हैं. ग्लेशियल रिट्रीट इन द हिमालयास की बात की गई है, ठीक है. कंपाउंडिंग अफेक्ट्स ऑफ सी लेवल. अच्छा अब देखो गड़बड़ यहाँ पे कहाँ पे है. कंपाउंडिंग अफेक्ट्स होगा या फिर इफेक्ट्स होगा. अक्सर इन दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है. एक होता है आपका अफेक्ट जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, एक होता है आपका इफेक्ट, है ना. दोनों का साउंड लगभग आप सेम तरह से आता है. एक होता है ए से स्टार्ट, दूसरा होता है ई से स्टार्ट, बट दोनों का मतलब एंड पार्ट ऑफ स्पीच अलग है. बात करें अगर अफेक्ट की तो ये वर्ब की तरह काम करता है. बात करें अगर इफेक्ट की तो ये काम करता है नाउन की तरह. ठीक है, ये वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया. अब अगर मैं बोलूं कि इनका यूजेज यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट की. इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट, है ना. किसी चीज के रिजल्ट की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं इफेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, यू नो the effects of bad lifestyle is going to affect you. The effects of bad lifestyle is going to affect you in longer run. ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को. इफेक्ट्स मतलब रिजल्ट. किस चीज का रिजल्ट, जो हम बैड लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसका वो लॉन्गर रन में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंपैक्ट डाल सकता है. तो इस अफेक्ट का क्या मतलब हो गया, इंपैक्ट डालना, है ना, या फिर इन्फ्लुएंस करना. इन्फ्लुएंस करना, ठीक है. अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ये होता है प्रभाव डालना और ये होता है प्रभाव. ठीक है, प्रभावित होना और ये प्रभाव अगर हिंदी में समझना चाहेंगे तो. बाकी अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया. दिस वर्क्स एज वर्ब एंड दिस वर्क्स एज नाउन. हियर वी नीड नाउन बिकॉज हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की. ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ सी लेवल, तो गलती कहाँ पे हो गई आपकी, सी सेक्शन में. मतलब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको. ठीक है, मैंने कल बताया था इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना. हेस्ट मेक्स वेस्ट, सो रिमेंबर दैट. सी मतलब बी वाले पार्ट में गड़बड़. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस डेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स मेक आवर स्टीयरिंग व्हील्स वाइब्रेट व्हेन वी ड्राइव अनसेफली, सजेस्ट हाउ टू इन्वेस्टिंग आवर मनी एंड recommend workplace hiring decisions. अच्छा यहाँ पे एक्चुअली ये टाइपो हो गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ये आपका हो जाएगा these, है ना. अब फाइंड आउट करते हैं एरर इसमें क्या है. ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट. These days artificial intelligence systems make our steering wheels. अब सबको पता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. हर चीज जो है इतनी ज्यादा मैन मेड होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है कि हमें बहुत कम कुछ करना पड़ता है और वार्निंग दी जा रही है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इतना
मेक आवर स्टीयरिंग व्हील्स वाइब्रेट। जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इट विल वाइब्रेट। अगर ड्राइव कर रहे हैं हम जो वो अनसेफ ड्राइविंग है तो, ठीक है। सो क्या हो गया, हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और मेक है मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बिल्कुल सही है। आवर स्टीयरिंग व्हील्स वाइब्रेट, है ना, तो यहां पर भी आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बिल्कुल सही है। व्हेन वी ड्राइव अनसेफली, बिल्कुल ठीक है। ड्राइव करना यानी हो गया ये वर्ब, और कैसे ड्राइव करना ये हो गया एडवर्ब, अनसेफली, बिल्कुल सही। यहां तक तो भाई बात समझ में आ गई। सजेस्ट हाउ टू इन्वेस्टिंग आवर मनी, अब यहाँ पे देखो हाउ टू इन्वेस्टिंग है, ये हो गया आपका गड़बड़। मैंने आपको कल भी बताया था कि टू के साथ हम यूज करते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू इन्वेस्ट, ना कि टू इन्वेस्टिंग। तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई आपकी, डी वाले सेक्शन में। अब डी कहाँ पर लिखा है, ये रहा डी, क्योंकि बाद में ई तो बिल्कुल सही है, राइट। तो 2 + V1 इसको क्या कहते हैं हम, ये इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। इसको हमेशा याद रखना, टू के साथ हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, और इस तरह की एरर जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी आई है, तो चांसेस है, ठीक है। Journalists like to say that the press does not tell people what to think, but it does tell people what to think about। बहुत बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि जर्नलिस्ट जो हैं they like to say, वो कहना चाहते हैं कि the press does not tells people what to think। अब गड़बड़ यहाँ पे नजर आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पे तो 2 हिंट है, एक तो आप अगर ग्रामर अप्रोच से जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, दूसरा अगर आप यहीं पर इस क्वेश्चन को इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करोगे तो समझ में आएगा कि क्या बोला है। जर्नलिस्ट हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब मस्ट बी प्लूरल जो कि दिया हुआ है, मतलब ये पार्ट करेक्ट है, ए में कोई गड़बड़ नहीं है। द प्रेस डज नॉट, द प्रेस सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है, इसका हिंट क्या है, डज लिखा हुआ है यहाँ पे। डज नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, डज नॉट के बाद यहाँ पर लिखा है टेल्स, जो कि हो गया गलत, क्योंकि जब हम डज यूज कर रहे हैं तो ईएस तो यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, यहाँ एस नहीं आएगा, रिपीटेटिव हो जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बेस फॉर्म विदाउट एस और ईएस, ठीक है। जब यहाँ डज आया तो यहाँ एक्स्ट्रा एस नहीं आता, वर्ब का सिर्फ बेस फॉर्म आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। दूसरा, ये तो हुई ग्रामर अप्रोच, ध्यान से देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं, द प्रेस डज नॉट टेल पीपल व्हाट टू थिंक बट इट डज टेल। अब देखो यहाँ पे एक और फ्रेज है जो ये बता रहा है कि डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर था, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। ध्यान एंड फोकस इज ऑल व्हाट यू नीड, है ना। अब यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ हो गई, डी वाले सेक्शन में, ये रहा आपका एरर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट था, आगे देखते हैं। अमंग द बुक्स दैट हैव बीन लॉस्ट is the entirely literature on materialism which followed the period of the early Upanishads। ठीक है, ये करेक्ट है। अब वापस से पढ़ते हैं ध्यान से सेक्शन वाइज और एलिमिनेट करते हैं। among the books that have been lost, ये कहीं ना कहीं पूरा एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। among the books that have been, books है, that relative pronoun है इसलिए have आया, ये बिल्कुल ठीक है। have been lost is, ये किसके लिए यूज किया गया आगे बताते हैं। The entirely literature on, अब देखो यहां पर ना पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि लिटरेचर क्या है, दिस इज नाउन। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाउन के पहले क्या आता है, क्या आने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउन के पहले अगर इसी नाउन के बारे में कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव के फॉर्म पे होगा। नाउन के बारे में कुछ भी बताने का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसने लिया है, एडजेक्टिव ने, तो एडजेक्टिव ही आएगा, एडवर्ब नहीं आ सकता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटायरली, मतलब एलवाई में एंड हो रहा है ये, ठीक है। जनरली जो वर्ड्स एलवाई में एंड होते हैं, है ना, वो कहलाते हैं एडवर्ब। मैंने कहा जनरली, दैट डजंट मीन कि आप बोलोगे अगली भी एक एडवर्ब हो सकता है या ब्रूसली भी एक, बिल्कुल नहीं, ब्रूसली एक नाउन है, अगली एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो जनरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नाउन है इसलिए हमें ये एडजेक्टिव चाहिए, ये आपका मैंडेट रूल है, ये हो जाएगा एंटायर,
ठीक है, यहां पर इज यूज किया गया लिटरेचर के लिए, ये हो गया इज द एंटायर लिटरेचर ऑन मटेरियलिज्म। अब तो गलती मिल गई है हमको, है ना, आगे पढ़ने का सेंस बनता नहीं है, बट ठीक है, मटेरियलिज्म विच फॉलोड द पीरियड ऑफ द अर्ली उपनिषद्स, मतलब गड़बड़ थी आपकी सी सेक्शन में, सी मंजे ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इन इंडिया एज इन चाइना, लर्निंग एंड erudition have always stood high in public esteem, for learning was supposed to imply both superior knowledge and virtue। ठीक है, देखो ये करेक्ट है, इन इंडिया करेक्ट है, इंडिया के पहले इन आया, एज इन चाइना, ठीक है, चाइना की तरफ, लर्निंग इज द सब्जेक्ट, है ना, लर्निंग एंड यूरिडिशन, मतलब ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, बिल्कुल ठीक है। एंड के साथ पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज देखिए जाकर, ठीक है। एरुडिशन मतलब ये क्या होता है, लर्निंग, बुकिश नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, दैट इज एरुडिशन, ठीक है। तो लर्निंग एंड एरुडिशन हैव ऑलवेज स्टूड, हैव का आना बिकॉज हमारे पास एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हो गए, मतलब ये प्लूरल हो गया, हैव का आना बिल्कुल ठीक है, वेरीफाइड। आगे बढ़ो, ऑलवेज स्टूड, हैव है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मैं आपको बता दूं इसका V3 और V2 बिल्कुल सेम होता है, स्टूड और स्टूड। ऑलवेज स्टूड हाई इन पब्लिक एस्टीम, फॉर लर्निंग वॉज सपोज टू इम्प्लाई, फॉर मतलब यहाँ ये रीजन दे रहा है, बिकॉज लर्निंग वॉज मतलब ये पास्ट के लिए है डेफिनेटली। अब अगर ये पास्ट के लिए है और ये बी फॉर्म है, मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है, तो इसके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या तो वर्ब वन आईएनजी आएगा। यहां पर क्या आना चाहिए, आईएनजी का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है ही नहीं, तो इस वॉज के साथ यहाँ पे ये जो सपोज है इसका होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जी हाँ, हम क्या कहते हैं उसको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज का सपोज्ड हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा एक डी, ठीक है। was supposed to imply both superior knowledge and virtue, बहुत सिंपल था, बी फॉर्म प्लस V3। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्या होता है ना, अगर उसी कॉन्सेप्ट की आपने दो से तीन बार प्रैक्टिस कर ली, या फिर ऐसे कुछ और एरर सॉल्व कर ली जिसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड है, वो आई एम टेलिंग यू बाय हार्ट हो जाएगा, फिर आप पढ़ते ही उसको क्रैक करने लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत और आपके जो मार्क्स है वो माइनस मार्किंग से बचेंगे और आप अच्छे से स्कोर बूस्ट कर सकेंगे, एटलीस्ट 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है। चलो, सपोज टू इम्प्लाई बोथ सुपीरियर नॉलेज एंड वर्च्यू, मतलब गलती कहां पे हो गई, डी वाले सेक्शन में, डी बोले तो सी। आगे बढ़ते हैं। With the tourism industry among the hardest hit due to the pandemic, it is estimate that about 21 million people working in the sector lost their jobs due to lockdowns। ये तो सबने सुना, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, ई में तो कोई गड़बड़ है नहीं। With the tourism industry, है ना, among the hardest hit, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हिट हुई, बिकॉज पैंडेमिक, लॉकडाउन सब घर के अंदर, तो टूरिज्म सवाल ही नहीं होता, राइट। हिट, अब देखो क्या लिखा है, टूरिज्म अमंग द हार्डेस्ट हिट, मतलब ये आपका पास्ट फॉर्म पे बोला जा रहा है, ठीक है। ड्यू टू द पैंडेमिक इट इज, अब यहाँ पे क्या हो गया, इट इज एस्टिमेट, ये है वर्ब, मैंने अभी क्या बताया, अगर बी फॉर्म है तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वर्ब वन आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो वी गेट द आइडिया कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ब और एक्शन, ये कंटिन्यूएशन की बात ही नहीं कर रहा, तो भाई यहाँ पे बात क्या हो रही है, पैसिव फॉर्मेट में, ठीक है। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 21 मिलियन पीपल वर्किंग इन द सेक्टर, जितने 21 मिलियन पीपल जो काम कर रहे थे, दे हैव व्हाट, दे लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू द लॉकडाउन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन बी फॉर्म और V3 वाला कॉन्सेप्ट, तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई, आपके सी सेक्शन में, और आपको मिल गई एरर। आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा is one of the most remarkable and well preserved urban settlements in South Asia, dating from the 3rd to mid-2nd millennium BCE। ध्यान से देखोगे, ये तो पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि the ancient city of धोलावीरा
ये गुजरात की एक सिटी, छोटा सा विलेज है, ठीक है। द एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा इज वन ऑफ द मस्ट, ये मस्ट क्या होता है, वन ऑफ द मस्ट रिमार्केबल। मस्ट तो आपका होता है मॉडल वर्ब, क्या होता है, ये है मॉडल वर्ब। क्या मॉडल वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, रिमार्केबल। वर्ड्स एंडिंग इन ABLE आर नोन एज एडजेक्टिव्स। तो एक मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब आएगा, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव आएगा। और मस्ट रिमार्केबल क्या होता है, ये तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, तो ये मस्ट रिमार्केबल नहीं होगा, ये होगा मोस्ट रिमार्केबल। बात समझ में आई? मोस्ट रिमार्केबल एडजेक्टिव फॉर्म आएगा। एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम दिस। बहुत ही आसान, मैं बोलूंगी ये इजीएस्ट था अभी तक का। ये यहाँ पे गड़बड़ आपकी कहाँ पे हो गई, बी सेक्शन में, जो कि दिया हुआ है ए के पार्ट में। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप एग्जाम में भी डायरेक्शन को और ऑप्शंस को हल्के में नहीं लेना, उनको अच्छे से पढ़ना। पता चला सही करते करते गलत कर गए। हाँ, the floods in Europe call attention to the global need for countries to implementation ecologically sensitive flood protection measures. Okay, the floods in Europe, ठीक है ना, बाढ़ जो आई यूरोप में, बिल्कुल ठीक है। कॉल अटेंशन, बिकॉज यहाँ द फ्लड्स हम प्लूरल फॉर्म पे इसको बोल रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म पे है, इसीलिए कॉल ये जो वर्ब है ये भी आपका प्लूरल फॉर्म पे है। अटेंशन टू व्हाट, टू द ग्लोबल नीड, नीड आपका नाउन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। फॉर व्हाट, फॉर कंट्रीज, बाकी सारे देशों के लिए बोला जा रहा है। फॉर कंट्रीज टू व्हाट, टू डू समथिंग, राइट। टू डू समथिंग मतलब वर्ब चाहिए हमको, और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इम्प्लीमेंटेशन, TION में एंड होने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने कल ही बताया था, ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और टू के बाद हमें नाउन चाहिए क्या, यहाँ पे आंसर इज नो, हमें टू के बाद वर्ब चाहिए। कॉन्टेक्स्ट समझो क्या कह रहा है, नीड फॉर कंट्रीज टू डू समथिंग, है ना, डू मतलब एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब मतलब ये इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, राइट। बहुत आसान था। टू इम्प्लीमेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लड, तो गड़बड़ आपकी कहां पर हो गई, डी वाले सेक्शन में, मतलब यहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अगर आप रीड करते हैं बहुत ज्यादा तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ना राइट और रॉन्ग की समझ रहती है, कि आप सेंटेंस पढ़ के इतना भाप जाते हैं कि ये कुछ तो गड़बड़ है बॉस, है ना। तो यहाँ पर वही काम आ सकता है, अगर कभी कभी ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता हो ना, विल गिव यू अश्योरिटी कि आपने जो मार्क किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बट रीडिंग समवेयर गिव्स यू दैट अश्योरिटी कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी, ऐसा वाला। तो रीडिंग भी करना है और ग्रामर के कॉन्सेप्ट तो मैं करा ही रही हूँ आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, chilies have been used extensively in the Bhutanese diet for ancient times, but the country heavily depends on imports of the commodity. Chilies, मिर्ची, है ना। chilies आपका सब्जेक्ट है, साथ में have है, been है, used है, मतलब पैसिव फॉर्मेट पे है ना। ये क्या हो गया, have been used, पैसिव फॉर्मेट। एक्सटेंसिवली यूज्ड वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है कि वो बता रहा है किस तरह से, बिल्कुल सही। इन द भूटानीज डाइट फॉर एंशिएंट टाइम्स, फॉर एंशिएंट टाइम्स मतलब यहाँ पे कुछ सेंस ही समझ में आ रहा है कि चिलीज जो मिर्ची का जो उपयोग है वो भूटानीज डाइट में एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से किया जा रहा है, राइट। तो प्राचीन समय, एंशिएंट टाइम इज द बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। और जब भी, है ना, हम किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम हमेशा वहां पर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। वहां पर फॉर कभी भी नहीं आता। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? फॉर हम यूज करते हैं जब हम एक टोटल पीरियड की बात करेंगे। When we talk about total period of time, है ना, तो हम for लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि I have been teaching English since 2010, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैं 2010 से मैंने टीचिंग करना शुरू किया। That was the starting point of time,
राइट। अगर अब मुझे बोलना है कि तकरीबन कितने साल हो गए हैं एक टोटल पीरियड ऑफ टाइम की मैं बात करूं तो इट्स मोर देन 10 years, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 years नाउ, ठीक है। सो अब क्या हो गया, 10 साल एक कैलकुलेटेड टोटल पीरियड ऑफ टाइम है, राइट। अगर मैंने बोला 2010 तो तब तो मैंने बिगिन किया था, कोई एक्शन 2010 से स्टार्ट हुआ, तो अगर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कहना है तो क्या यूज करेंगे, हम सिंस यूज करेंगे, राइट। किसी भी एक्शन का बिगिनिंग, और अगर हम उसी एक्शन को करते करते टोटल पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आ जाएगा फॉर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या हो जाएगा, एंशिएंट टाइम्स के पहले सिंस नहीं बल्कि आना चाहिए, सॉरी फॉर नहीं बल्कि आना चाहिए सिंस। तो गड़बड़ कहां पे है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, ठीक। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, सिंस और फॉर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन and various civil society groups have campaigned for decades for a strong law to end the menace of human trafficking. ये तो ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन एक स्कीम की बात हो रही है, एंड वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, है ना। तो एक ये हो गया, एंड से जोड़कर दूसरा एक और नाउन हो गया, हैव आया, बिल्कुल ठीक है। हैव के बाद क्या लिखा है, कैंपेन और कैंपेन्ड क्या आता है, H3V3 कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है इसको तो क्यों वेट कर रहे हैं, पुराने वीडियोस में देखिए, ज्यादा पुराने नहीं, कल और परसों के वीडियोस ही देखना, मैंने H3 और V3 का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। सो हैव लिखा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस का एक मैंडेट रूल होता है कि हैज और हैड में से कोई ना कोई जो है फॉर्म आएगा, हैज, हैव या हैड, डिपेंड करता है टेंस कौन सा है, बट उसके साथ मैंडेट कंडीशन ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हैव कैंपेन्ड, ईडी, ठीक है, ये हो जाएगा हैव कैंपेन्ड फॉर डेकेड्स, फॉर डेकेड्स। देखो अब यहाँ पे, अब इसके पहले मैंने आपको बताया कि टोटल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर, तो फॉर डेकेड्स, है ना। फॉर अ स्ट्रॉन्ग लॉ टू एंड द मीनेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मीनेस मतलब थ्रेट, राइट। तो गड़बड़ कहां पे हो गई आपकी, वर्ब फॉर्म पे, मतलब ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, ये आपका एरर। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चंस कर लिए हमने, आई होप आप लोगों ने भी 10 में से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। A team of people with disabilities has embarked upon a journey to trek the Siachen Glacier, which is the higher battlefield in the world. ठीक है, ध्यान से देखो, a team of people with, ये तो ठीक है, एक टीम की बात कर रहे हैं। With what? With disabilities. हमारा सब्जेक्ट disabilities नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, a team है, तो has का आना बिल्कुल ठीक है, हैज है तो V3 है क्या, V3 भी है, मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब ए में तो कोई गड़बड़ आपकी है ही नहीं। अ जर्नी टू ट्रैक द सियाचिन, टू ट्रैक द सियाचिन, ये भी बिल्कुल सही है, 2 + V1 द सियाचिन, मतलब बी में भी गड़बड़ आपकी नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर विच इज द, है ना। अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए विच लगाया है, और सिंगुलर है इसलिए इज आया है, बिल्कुल सही है। विच इज द, मतलब सी में भी कोई गड़बड़ आपकी नहीं रही। हायर बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, अब देखो लिखा है द, आर्टिकल द आया है और वहां पे लिखा है हायर, गड़बड़ यहीं पर है। जब भी मैं आर्टिकल द का यूज करते हैं किसी एडजेक्टिव के सामने, तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए आपका सुपरलेटिव डिग्री में, किसमें होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हायर का फॉर्म क्या होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब हाईएस्ट। ईएसटी में जनरली एंड होते हैं वो एडजेक्टिव जिनको ईएसटी में बनाया जा सकता है, जिनको नहीं बनाया जा सकता, जैसे ब्यूटीफुल को हम ईएसटी फॉर्म पे नहीं लिख सकते, तो क्या बोलेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर द लिखा है, मतलब क्या चाहिए, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री, राइट। हाईएस्ट होगा, विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि जो सियाचिन का बैटलफील्ड है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, बताया जा रहा है। सब में से एक की बात कर रहे हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, तो वो हायर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हाईएस्ट। बहुत ही सिंपल सी एरर डी में है, गड़बड़, और हमने एलिमिनेट भी कर दिया। एलिमिनेशन को भी अप्रोच करोगे तो भी आपका आंसर बन जाना है। चल, इवन दो फंगी, कुछ लोग इसको फंजाई कहते हैं, बट फंगी इज ओके, ठीक है। इवन दो फंगी ऑफन प्रोवोक स्क्विमिश, disgust
or even fear, these organisms are responsible for everything from bread to beer to antibiotics. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, ध्यान से देखिए. Even the fungi often, सबसे पहली बात तो ये जो फंगी है ये एक नाउन है, और नाउन कौन से कैटेगरी का है? प्लूरल है ये. इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर आपका होता है फंगस, है ना. तो ये प्लूरल है. दूसरा हिंट क्या है आपके पास में? दीज ऑर्गेनिजम्स बोला है, आर रिस्पॉन्सिबल बोला है, मतलब वो क्या हो गया? वो प्लूरल है. ठीक, इसीलिए यहां पर लिखा है प्रोवोक, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. बिल्कुल सही. प्रोवोक करते हैं, क्या प्रोवोक करते हैं? स्क्वीमिश, डिस्गस्ट और इवन फियर. अब देखो, डिस्गस्ट नाउन है, फियर, ये जो फियर लिखा है ये भी नाउन है. ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो वर्ड है ये क्या है? ये एडजेक्टिव के फॉर्म पे दिया हुआ है. और अगर हम इसके बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं और दो चीजें जो नाउन है तो तीसरी भी नाउन होनी चाहिए. तो स्क्वीमिश नहीं होगा, बल्कि ये बन जाएगा, यहां पर हम ऐड कर देंगे स्क्वीमिशनेस. अब ये क्या होता है? स्क्वीमिशनेस, है ना. सुनकर जैसा बोलने में लग रहा है ना, स्क्वीमिशनेस मतलब होता है वो वाली फीलिंग जो घिन आती किसी चीज को देखकर, या यक वाली जो फीलिंग होती है ना, उसको कहते हैं हम स्क्वीमिशनेस. अब देखो फंगी, फंगस को देख के आपको प्यार तो नहीं आएगा ना. फंगस को देख के आपको ई वाली फीलिंग ही आएगी, राइट, जब आप उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म पे देखेंगे तो. बट अगर वही चीज, ध्यान से देखिए, प्रोवोक स्क्वीमिशनेस, डिस्गस्ट और इवन फियर, these organisms, भले ही खराब दिखते हैं, are responsible for everything. क्या क्या? From bread to beer to antibiotics. तो भाई इन सब चीजों को कंज्यूम करने के पहले थैंक यू बोलना तो बनता है उनको. ठीक है, बिकॉज दैट इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, whenever you consume these things. ठीक है, तो आपको क्या कहना चाहिए? You should be grateful to fungi. ठीक है, फाइन. तो गड़बड़ क्या थी? ये नेस फॉर्म पे आना था. स्क्विमिशनेस मतलब किसी चीज को देखकर एबोमिनेशन होना या घिन आना. ठीक है, या फिर सिंपल यक वाली फीलिंग. ठीक है, चलो, तो गड़बड़ किधर हो गई? ए पार्ट में गड़बड़ है, ये रहा आंसर. नेक्स्ट, फिर से फंगी, कोई बात नहीं. फंगी हैव अ वाइटल रोल टू प्ले इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस. थैंक्स टू देयर अबिलिटी, देखो थैंक्स गिविंग हो रही है यहाँ पे, थैंक्स टू देयर अबिलिटी टू रिमूव कार्बन एंड एनकरेज बायोडाइवर्सिटी. ध्यान से देखेंगे, फंगी है, हैव है, वैसे तो ये करेक्ट है, इसको देखना ही नहीं है. टू प्ले, V1 करेक्ट है. इन व्हाट, इन के बाद आईएनजी फॉर्म जनरली. इन व्हाट? इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, क्योंकि क्लाइमेट की ही बात कर रहे हैं इसलिए क्राइसिस से आई है. बिल्कुल सही है, सिंगुलर फॉर्म पे. तो थैंक्स टू व्हाट? टू देयर अबिलिटी. देयर किसके लिए यूज किया गया है? फंगी के लिए. बिल्कुल ठीक है. अबिलिटी बिल्कुल नाउन है, करेक्ट. टू रिमूव, 2 + V1 ये भी सही है. टू रिमूव व्हाट? कार्बन एंड एनकरेज बायोडाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है. तो गड़बड़ है क्या कहीं पे? कहीं पे नहीं है. मतलब इसकी बारी आ गई फाइनली, नो एरर. ठीक है, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. While cow's milk has always been consumed in Rwanda, it was historically considered a taboo and even shameful to sell it because it was too precious a commodity. ध्यान से देखेंगे, while cow's milk has always, ये तो करेक्ट, been, हैज है, बिन है. ठीक है, हैज बिन के साथ क्या होता है? या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, हैज बीन कंटिन्यूएशन, या फिर हैज बीन V3. हैज बीन कंटिन्यूएशन मतलब वो एक्टिव फॉर्म पे सिंपली आपको क्या बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर वो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है तो. क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? नहीं. यहां पर आपको चाहिए इसके बाद कंज्यूम का V3 फॉर्म, क्योंकि स्टेटमेंट जो है पैसिव फॉर्मेट में है. ध्यान से देखिए, काऊ का मिल्क वहां पे रुवांडा में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट मुझे नहीं पता, बट रुवांडा इज एन अफ्रीकन कंट्री. सो बीन कंज्यूम्ड इन रुवांडा, तो ये कंज्यूम का क्या हो जाएगा? कंज्यूम्ड हो जाएगा. V3 फॉर्म पे पैसिव है, वहां पर काऊ का मिल्क कंज्यूम किया जाता है. ठीक है, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट क्या होता है? ये पैसिव स्ट्रक्चर बताता है. तो पैसिव हो गया, कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब गड़बड़ किधर हो गई? ए वाले पार्ट में हो गई, और ये आपकी एरर है. ठीक है, चलो
ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। इट वॉज हिस्टोरिकली कंसिडर्ड, और दूसरा हिंट आप देख सकते हैं वॉज है, और यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब स्ट्रक्चर पैसिव में है। कोई ना कोई हिंट आपको, देखो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, फोकस के साथ पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट रहता है आंसर फाइंड आउट करने का, बस आपको पारखी निगाहों से देखना है, ठीक है। चल ये करेक्ट है, हमारी गड़बड़ जो है वो फर्स्ट पार्ट में हो गई। चल आगे बढ़ते हैं। Over the years, forest fires in the western United States have intensified due to people encroaching upon arid areas and allow forests to grow unabated, creating deep underbrush that serves as a tinderbox. ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये टिंडर बॉक्स क्या है, टिंडर बॉक्स वो नहीं है जो आप लोग के जहन में अभी आया। टिंडर बॉक्स होता है ये, ठीक है। टिंडर क्या होता है? टिंडर इज नॉट व्हाट यू आर राइट नाउ थिंकिंग। टिंडर इज समथिंग, अ फ्लेमेबल सब्सटेंस को बोलते हैं। टिंडर क्या होता है? फ्लेमेबल सब्सटेंस। और टिंडर बॉक्स होता है ये, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, जिसमें सारी आग जलाने वाली चीजें रखी जाती हैं। स्टील हो गया, फ्लिंट हो गया, डैम्पर हो, ये सब चीजें जो है फायर इंसाइड करने वाली। चलो अब देखते हैं। Over the years, forest fires in the western United States have intensified. Western United States have intensified, correct है, V3 form. Due to what? Due to people encroaching, है ना, ING form है। Due to people encroaching upon arid areas. Arid areas क्या होते हैं? सूखे जो जगहें होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो सूखे जगहों पे and allow forest, अब देखो मैंने आपको एंड वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि देयर मस्ट बी पैरेललिज्म, ठीक है। कंजंक्शन के अगल बगल में और हो, एंड हो, पैरेललिज्म होना चाहिए। सो क्या लिखा है? ड्यू टू पीपल एनक्रोचिंग अपॉन एरिड एरियाज एंड अलाउ फॉरेस्ट्स और अलाउइंग फॉरेस्ट्स, क्या होना चाहिए? राइट यहाँ पर एनक्रोचिंग है वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब है एंड के पहले आईएनजी, तो एंड के बाद भी आईएनजी होगा, और ये क्या हो जाएगा? अलाउइंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वो एरिड एरियाज में मूव कर रहे हैं। अलाउइंग फॉरेस्ट्स टू ग्रो अनअबेटेड, मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। क्रिएटिंग डीप अंडरब्रश दैट सर्व्स एज अ टिंडर बॉक्स, ठीक है। तो ये जो रीजन है एक तरह से, जो उनके बीच में जो फायर क्रिएट होती है, अपने आप नेचुरली आग लग जाती है, तो ये कहीं ना कहीं टिंडर बॉक्स का काम करता है। टिंडर बॉक्स क्या है मैंने आपको बता दिया, एक नई टर्म सीखने को मिली होगी अगर नहीं बताती तो, ठीक है। चलो, सो एनक्रोचिंग एंड अलाउइंग, पैरेललिज्म, गलती कहां पे है? ए में नहीं है, बी में है, राइट। नेक्स्ट, अब देखो कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार डायरेक्शन को। In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. मतलब इनमें से किसी एक पार्ट में गड़बड़ है, A, B, C और D, अगर नहीं है तो नो एरर, ठीक है। चलो, climate change did not begin with the exhaust fumes of industrialization but has been a permanent feature of human existence, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है कि क्लाइमेट में जो चीजें हो रही हैं, मतलब जो हम चीजें कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, जिससे क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में, ठीक है। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज। डिड नॉट, डिड का आना मतलब ये क्या बता रहा है? ये पास्ट फॉर्म पे दिया हुआ है, ये पास्ट टेंस पे। डिड किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ब के सेकंड फॉर्म को, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म डिड, ठीक है। क्लाइमेट चेंज डिड नॉट, अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो ये यहाँ पर जो बिगन है ये गलत दिया है। ऑलवेज रिमेंबर, अक्सर लोगों से गलती होती है, डिड के साथ V1 आता है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। डिड के साथ अगर आप फिर से V2 लगा रहे हैं तो एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती। डिड ऑलरेडी V2 है, फिर आप एक और V2 लगा रहे हो, ये तो गलत बात है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत है, डिड के साथ ऑलवेज V1 आएगा, वही गड़बड़ थी यहाँ पे। डिड नॉट बिगिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिगिन विथ द एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि क्या है दी एग्जॉस्ट फ्यूम्स, तो मैं बता दूं एग्जॉस्ट फ्यूम्स क्या होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, क्या है ये एक व्हीकल है जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा है, ये फ्यूम है, ये फॉग है, फ्यूम है, ठीक है। सो इसको कहते हैं एग्जॉस्ट फ्यूम्स। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी फैक्ट्रीज एंड ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ये फ्यूम्स, एग्जॉस्ट फ्यूम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट का कहने का मतलब था, ठीक है। चलो, परमानेंट फीचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस बन चुका है ये, राइट। डिड नॉट बिगिन, यहाँ पर
टेंस का कॉन्सेप्ट काम आया. The benefits of economic growth supported the political and social bargains by which the Roman Empire controlled its vast territory. Okay, ध्यान से समझना. The benefits, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया. Of what? Of economic growth, ठीक है. Supported मतलब ये past form पे है, ठीक है. The political and social bargains, तो political and social bargains ये adjective article है, यहाँ पे noun है, ये भी correct. By which the Roman Empire, the है मतलब ये आपका यहाँ पे noun हो गया. Roman Empire controlled, ये V2 है, ये भी V2 है. Control its vast territory. Territory is a noun, है ना. कैसी territory है? Vast, मतलब ये आपका हो गया adjective. बट ये इट्स का क्या काम है, यहाँ पे गड़बड़ है इसमें. देखो, अगर ये ऐसा इट्स लिखा है तो ये शॉर्ट फॉर्म है. किस चीज का शॉर्ट फॉर्म होगा? इट इज या इट हैज, डिपेंड्स कि सेंटेंस कैसा लिखा गया है. ठीक है, या तो इट इज होगा या तो इट हैज होगा. बिन है तो इट हैज होगा, नहीं तो इट इज होता है, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है. राइट, क्या हमको यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्ड इट इज वास्ट टेरिटरी? नहीं, यहां पर क्या आना चाहिए? ये वाला फॉर्म इट्स. ठीक है, अब ये इट्स क्या होता है? ये आपका हो गया पजेसिव फॉर्म में. पजेसिव व्हाट? पजेसिव एडजेक्टिव. इसको कहते हैं, ये एडजेक्टिव तो है पर कैसा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है. किसकी? देखो, कंट्रोल्ड व्हाट? कंट्रोल्ड इट्स वास्ट टेरिटरी. इसकी मतलब की इन का आया, ठीक है, की इन का मतलब पजेसिव होगा. कंट्रोल इट्स वास्ट टेरिटरी, दिस इट्स इज नीडेड, नॉट दिस वाला. ठीक है, ये इट्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म में. किसके लिए? इट इज और इट हैज. और मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया हुआ है. इट्स और इट्स, है ना, इट्स वर्सेस इट्स में क्या डिफरेंस होता है. बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है. मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी. अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना. ठीक है, चलो. A number of countries has decided to suspend the use of the Oxford AstraZeneca vaccine following reports that some people have suffered blood clots after being given the jab. Okay, fine. ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है. A number of, है ना. मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप लोगों को कि जहां पर भी a number of और the number of दिया होता है, be it the number of और a number of, इसके बाद में जो वर्ड होगा वो डेफिनेटली प्लूरल फॉर्म पे होता है. ठीक है, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, दैट इज कंट्रीज दिया हुआ है, करेक्ट. बट अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ की, इसको हम अल्टीमेटली सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि द लगाकर नंबर को हमने स्पेसिफाई कर दिया, एक यूनिट मान लिया. ठीक है, द लग गया क्योंकि वो डेफिनेट हो गया. यहां पर जो वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर होगा. ठीक है, बट ऐसा केस नहीं होता ए के साथ, क्योंकि हमको पता है आर्टिकल द और ए में क्या डिफरेंस है. आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, टॉक्स अबाउट डेफिनेट थिंग्स. ठीक है, आर्टिकल ए ऑन द कॉन्ट्ररी इज इनडेफिनेट, टॉक्स अबाउट इनडेफिनेट थिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे ए में हमको डेफिनेट नंबर नहीं पता है, दैट मीन्स उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं. और क्योंकि हम उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं तो ये हैज डिसाइड दोनों गलत दिया हुआ है. क्या आना चाहिए यहाँ पे? दिस मस्ट बी हैव डिसाइडेड. अब एच फॉर्म है तो ऑफ कोर्स V3 आएगा. क्या हो जाएगा? हैज डिसाइड गलत, हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड द यूज ऑफ दिस. बाकी सब बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है. तो गड़बड़ किस में है? ए वाले सेक्शन में थी गड़बड़. कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दोनों में ही लगता है, बट द नंबर है तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, और ए नंबर है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्लूरल होगा. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, people hunt pangolins for their scales, which are used in traditional China medicine to treat ills such as arthritis. ठीक है, ये बहुत खतरनाक सा एनिमल दिख रहा है ना, इसको लोग रेप्टाइल समझते हैं, बट ये रेप्टाइल कैटेगरी में नहीं आता है. ये है पेंगोलिन्स. ठीक है, पेंगोलिन यूज किया जाता है. अब मुझे लगा कि आप वंडर करेंगे ये क्या है, तो मैंने सोचा मैं बता दूं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था ये. ठीक है, सो पीपल हंट पेंगोलिन्स, पेंगोलिन्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं. क्यों करते हैं? फॉर देयर स्केल्स. स्केल्स क्या है?
ये जो दिख रहा है ना, ये इनके स्केल्स है, ठीक है। देयर स्केल्स विच आर, स्केल्स है, विच लगा है इसके लिए लगा, आर लगा इसके लिए लगा, बिल्कुल ठीक है। आर है, यूज्ड है, पैसिव फॉर्म, बिल्कुल ठीक। आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइना मेडिसिन, मेडिसिन तो नाउन है, ट्रेडिशनल आपका एडजेक्टिव हो गया। चाइना मेडिसिन क्या होता है, ये होना चाहिए व्हाट, चाइनीज मेडिसिन, ठीक है। दिस मस्ट बी नॉट चाइना मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन। मेडिसिन कौन सी, चाइना की। तो यहां पर ये जो प्रॉपर नाउन है शुड बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, चाइनीज होना चाहिए। इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टू ट्रीट, बिल्कुल ठीक है। इल्स मतलब जो बीमारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सच एज आर्थराइटिस, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमको यहाँ पे ये भी समझ में आ गई पेंगोलिन किसको बोलते हैं, उनके जो ये दिखने वाले स्केल्स हैं ये भी बहुत काम के होते हैं, और ये कौन यूज करते हैं, चाइना वाले, ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन होती, चाइनीज मेडिसिन होती है, ठीक है। चलो इंग्लिश में जीके फाइन। The idiosyncratic ways in which our brains works may reflect the ideologies we choose to adopt. बहुत पढ़कर ऐसे कुछ टर्म्स मिले जिससे लग सकता है कि ये क्या है, बट डरने का नहीं। The idiosyncratic ways, ways नाउन है, आर्टिकल द है, मतलब कहीं ना कहीं नाउन का होना तय है। आइडियोसिंक्रेटिक ये आपका एडजेक्टिव है। अब ये क्या होता है, आइडियोसिंक्रेटिक मतलब होता है ऑड हैबिट, ठीक है, आसान भाषा में अनयूजुअल, वियर्ड वे ऑफ बिहेविंग और मे बी फीचर ऑफ अ पर्सन, और या ऑड हैबिट, ठीक है। तो वो होता है द आइडियोसिंक्रेटिक वेज इन विच आवर ब्रेन्स, मतलब ये क्या है, अगर मैं इसको बोलूं ये हमारा जो नाउन है वो कौन से नंबर में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। आवर है हमारा ब्रेन्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो ये वर्ब है, ये इसमें भी एस लगा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे एस या एस, इसको क्या बनाता है, इसको ये सिंगुलर बनाता है, और सिंगुलर वर्ब यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। क्या यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, आंसर नो। यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है, दैट मीन्स इसको भी प्लूरल होना पड़ेगा, तभी तो सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट होगा। और वो क्यों जरूरी है, तभी तो सेंटेंस करेक्ट होगा ग्रामेटिकली, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब से अग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच आवर ब्रेन्स वर्क होगा, तो गड़बड़ किधर हो गई, बी वाले सेक्शन में। आगे बाकी सब ठीक है। मे रिफ्लेक्ट, यस, मे मॉडल वर्ब है, रिफ्लेक्ट V1 है, मॉडल वर्ब प्लस V1 करेक्ट है। The ideologies, ideologies क्या होता है, set of beliefs, philosophies, ठीक है, ideas we choose to adopt, बिल्कुल ठीक है। टेंस बाकी सबका ठीक था, बाकी यहाँ पे दिक्कत क्या थी, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब दिया हुआ था, उसको हमने ठीक कर दिया, मतलब गड़बड़ थी बी सेक्शन में। तो दैट्स इट, आज के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, वी आर डन विथ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। हमने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने मार्क्स, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और कमेंट करिए, अपने अपने मार्क्स शेयर करिए, क्या सीखा आज के वीडियो से, क्या हेल्पफुल, कितना हेल्पफुल था, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। एंड ऐसे ही और वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। अब तो आरआरबी का एग्जाम खत्म होते ही फिर आपका नेक्स्ट जो है पाइल्ड अप है आपका एग्जाम, जो कि एसबीआई का, तो उसके लिए भी हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आई होप that this is going to help you a lot. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।